शुरू करें। गुड इवनिंग। लेट हो गया थोड़ा आज अपने को, कोई नहीं। ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। हेलो हेलो, ओके चलिए। कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे थे अपन। कंपनीज एक्ट में अपन ने टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन वगैरह कंप्लीट किया था। प्रोसेस पर रजिस्ट्रेशन के बाद में आते हैं, पहले चलते हैं नीचे। अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल देखा था। नाउ शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या? शेयर मतलब बेसिकली थोड़ा सा अपन ने ऊपर वाले पार्ट में कवर किया था। शेयर मतलब, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। कंपनी के शेयर कैपिटल में जो एक शेयर हमारा होता है, जितना हमने सब्सक्राइब किया है, जितना लोगों ने दैट इज सब्सक्राइब किया है, उसको बोलते हैं शेयर। उतना शेयर, उतना परसेंटेज शेयर एक पर्सन का रहता है। रिप्रेजेंट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स as the amount paid up thereon bears in the total capital payable to the company। पूरा टोटल कैपिटल जो है कंपनी का, उसमें अपना जो है कितना शेयर है, क्या है वो होता है। नाउ बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील बार, यहां पर क्या डिसाइड हुआ था? फेयरवेल जस्टिस ने क्या बोला था? जस्टिस उनका नाम है, फेयरवेल नाम है उनका। जस्टिस जो है वो उनकी ये है पदवी। A share is not a sum of money but as an interest measured by a sum of money made up of various rights contained in the contract including right to sum of money। देखो वो क्या बोलते हैं, शेयर जो है ना वो सिर्फ तुम्हारा पैसों का अधिकार नहीं है, मैंने पैसे दिए हैं वो मैं वापस ले सकता हूं, सिर्फ इतना नहीं है। इट इज समथिंग मोर देन दैट, वो तो है ही, बट साथ में यू हैव सर्टेन राइट्स इन द कंपनी, मे बी वोटिंग राइट्स, कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह का राइट, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में, जनरल मीटिंग में, ये सब जो है राइट्स एक शेयर के साथ में अटैच्ड होते हैं। शेयर होल्डर को आइडियली देखें तो पार्ट ओनर्स नहीं समझा जाता है, राइट? दे आर नॉट एग्जैक्टली इन द आइज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स, बिकॉज अंडरटेकिंग इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर एक अलग है और कंपनी जो है वो एक अलग पर्सन है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। शेयर होल्डर हैज नॉट ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स बट ऑल्सो सर्टेन अदर राइट्स विच अक्रू। शेयर होल्डर के पास में एक तो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो उनको पावर दी गई है वो रहती है, प्लस कंपनीज एक्ट ने जो पावर दी है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग वगैरह, वो सारी चीजें रहती है। ऊपर का तो था जनरल अपना थोड़ा सा ज्ञान। नाउ शेयर्स क्या है? शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है। शेयर्स बोलो, डिबेंचर्स बोलो, या और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। इसको जो है अपन क्या कंसिडर करते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। शेयर शैल बी नंबर्ड, शेयर जो है वो नंबर्ड होने चाहिए। शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। अब ये वाली जो चीज है ये आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपन बोले तो, नॉट एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक बट डीमैट फॉर्म में जो है मेंटेन होते हैं। Not apply to shares held by the person whose name is entered as holder in the beneficial interest in such share in the records of depository। वो क्या बोल रहे हैं डिपॉजिटरी वगैरह, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। क्या बोला था अपन ने? डिपॉजिटरी अपने लिए एक्चुअली सारे शेयर्स होल्ड करता है, अपन एज अ बेनिफिशियल होल्डर बोल करके वो अपने लिए शेयर्स होल्ड करता है। तो वही डीमैट फॉर्म में अगर रहे तो वहां पर शेयर्स नंबर होना जरूरी नहीं है। पहले जो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह होते थे वहां पर नंबरिंग वॉज नेसेसरी। नाउ काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, दो टाइप के शेयर कैपिटल, दो टाइप के शेयर्स कौन से थे? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑफ टू काइंड्स, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ इक्विटी शेयर में भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन थे, एक विथ वोटिंग राइट्स, दूसरा विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। विथ वोटिंग राइट्स मतलब सब लोगों को नॉर्मल वोटिंग राइट्स है, एक शेयर एक वोट, ऐसे तरीके का। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब
बेसिकली उनको क्या होता है, ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल 10 शेयर मिला करके एक वोट या 5 शेयर मिला करके एक वोट, ऐसा जो है अलग अलग राइट्स। सर्टन शेयर्स ऐसे रहेंगे जिसमें आपको एक शेयर एक वोट, प्लस साथ में कुछ शेयर्स ऐसे रहेंगे जहां पर 5 शेयर मतलब एक वोट। ऐसे दो क्लासेस जो है शेयर्स के वहां पर इशू किए जाएंगे। अब ये जो डिफरेंशियल राइट्स वाले रहते हैं, जिनको वोटिंग राइट थोड़ी कम मिलती है, उनको जनरली डिविडेंड ज्यादा मिलता है कंपेयर टू, यहां पर देखो नीचे दिया हुआ है, in the issue every 10A equity shares carried only one voting right but would get 5 percentage points more dividend। ये टाटा मोटर्स की वो बात कर रहे हैं। तो विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। जब भी अपन वापस से एक बार 51% या फिर जो भी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, अगर अपने को पेड अप शेयर कैपिटल दिया है सिर्फ, तो वहां पर पेड अप शेयर कैपिटल का ही कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ या ना? सिर्फ ऐसा क्या देखते हैं तुम्हें, पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ अगर दिया हुआ है अपने को, तो अपन ने क्या बोला था, पेड अप शेयर कैपिटल अगर सिर्फ दिया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल वुड बी इक्विवेलेंट टू वोटिंग राइट, राइट। बट अगर वोटिंग राइट अलग से दिया हुआ है या अपने को ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वोटिंग राइट्स अलग से है, तो उस केस में फिर अपने को वो वोटिंग राइट्स के हिसाब से देखना पड़ेगा, राइट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले डेफिनेशन उसमें उन्होंने दी है वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल की, एकदम सिंपल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, जो कि प्रेफरेंस नहीं है, मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं उसको, इट मींस दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच कैरीज और वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। उनको एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, कौन सी चीज के लिए, दो चीजों के लिए, पहला डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स अमाउंट हो या फिर एट अ फिक्स रेट हो, टैक्स फ्री हो, सब्जेक्ट टू टैक्स हो, कुछ भी हो, बट उनको कंपेयर टू इक्विटी वालों से जो है क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, राइट, इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पैसा नहीं है अगर सफिशिएंट, तो पहले प्रेफरेंस वालों को पेमेंट होगा, बाद में इक्विटी वालों के लिए कुछ बचा तो वहां पर पेमेंट होगा। दूसरा, रीपेमेंट में उनको क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो यहां पर एक और चीज छोटी सी क्या थी, रीपेमेंट पे अगर आपको प्रीमियम मिलना है कुछ, तो भी अगर प्रीमियम मिलना है तो वो प्रीमियम में भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा क्या, ये बोले डिटरमाइन होगा कैसे, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के हिसाब से, whether or not preferential right of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in memorandum or articles of the company। ऐसा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है पूरा एक इक्विटी प्रेफरेंस, ये जो है ये प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो अपना चाहे तो थोड़ा और अलग स्ट्रक्चर रख सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या था अपना, is in fact a charter। It defines the constitution and the scope of the powers of the company with which it has been established under the act। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फाउंडेशन, एक मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी की, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा, कंपनी का ऑफिस कैसे क्या कहां रहेगा, सारी चीजें कहां दी जाती है, मेमोरेंडम में दी जाती है। कंपनी की पावर्स क्या क्या है, इट इज बेसिकली द होल एडिफिस ऑन विच द कंपनी इज बिल्ट। एक पूरा बेसिक जन्म पत्रिका जो अपन बोल सकते हैं कंपनी की, वो पूरी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। It contains object for which company is formed,
and therefore identifies possible scope of its operations beyond which its action cannot go. It enables shareholders, creditors, and all those dealing with the company to know what are its powers and what activities it can engage in. That is to say, शेयर होल्डर, आउटसाइडर्स के लिए भी वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको रेफर करके आउटसाइडर से जान सकते हैं कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती. नाउ ये जो मेमोरेंडम है ये क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है. एंड एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज presumed to have knowledge of the conditions therein. आपने देखा है नहीं देखा है, बट हम ये मान लेंगे कि आपको मेमोरेंडम के बारे में पता है. इस पे अपन ये डॉक्ट्राइन पे आएंगे इसके. द शेयर होल्डर्स मस्ट ऑल्सो नो द पर्पस फॉर विच मनी कैन बी यूज्ड. शेयर होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी पता लगना चाहिए कि भाई हमारा पैसा काय के लिए यूज होने वाला है. A company cannot depart from the provisions in the memorandum. However imperative may be the necessity. कितना भी जरूरी हो बट मेमोरेंडम के बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते, which is beyond the power confessed by the memorandum. अगर करते हैं तो वो क्या रहेगा, एक्ट अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड. विल अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड. नाउ मेमोरेंडम जो है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने को दिया हुआ है. ए बी सी डी ई अलग अलग टेबल्स में. ए में किसके लिए दिया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. टेबल बी किसके लिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल. डी अनलिमिटेड कंपनी के लिए एंड ई वाला अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल. ऐसा जो है अलग अलग इसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. अब ये मॉडल फॉर्म तो दिया हुआ है, इसके एज क्लोज एज पॉसिबल आपका मेमोरेंडम रहना चाहिए. थोड़ा बहुत आप जो चेंजेस चाहे तो उसमें कर सकते हैं. कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम, क्या क्या होता है मेमोरेंडम में. कंटेंट्स को इनको बेसिकली अपन क्लॉज बोलते थे. अलग अलग क्लॉजेस कौन से होते हैं. सबसे पहला नेम क्लॉज, एज द नेम सजेस्ट. व्हाट्स इन अ नेम, नेम ऑफ द कंपनी, राइट. लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा साथ में, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, जैसा भी आपका नेचर है. दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 8 वाली कंपनी को लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है. वो चाहे तो दूसरा कोई भी यूज कर सकती है. फ्रेज आखिरी में एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर ऑफ चेंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कन्फेडरेशन, काउंसिल एक्सेट्रा सब यूज कर सकती है. एक सर्कुलर भी निकाला गया था कि सेक्शन 8 कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट ये चीज यूज कर सकती है कि अपने नाम में, बिल्कुल कर सकती है. इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होती है, बेसिकली एक कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जो कि पैसा पब्लिक से कलेक्ट करके पॉलिटिकल पार्टीज को देती है. इट्स लाइक अ इंटरमीडियरी बिटवीन पब्लिक एंड पॉलिटिकल पार्टी. इलेक्टोरल ट्रस्ट may be allowed for registration under section 8 as per the electoral trust scheme 2013 notified by CBDT. गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके नाम में आखिर में इधर देख करके, नीचे कोई नहीं, क्या रहना चाहिए, प्राइवेट या लिमिटेड, या फिर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड. लिमिटेड ये वर्ड रहना चाहिए, एंड विद द वर्ड लिमिटेड. 1% कंपनी के इसमें आखिरी में ओपीसी 1% कंपनी ऐसा रहना जरूरी है. दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कि आपका कौन से स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहने वाला है. तीसरा सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी. कंपनी क्या कर सकती है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें कर सकती है, वो सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया जाता है. अगर कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज चेंज कर दी है, फॉर एग्जांपल वो रजिस्टर हुई थी टेक्सटाइल्स बोल करके, ए टेक्सटाइल्स लिमिटेड, और अब जो है वो इलेक्ट्रिकल्स का काम कर रही है, तो विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, it shall change its name in line with the activities within a period of 6 months from change of activities. नॉर्मली उसने 6 महीने के अंदर अपना नाम में भी कुछ तो भी इलेक्ट्रिकल्स वगैरह ऐसा डाल लेना चाहिए. देन नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लॉज. क्या बताएगा ये, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स. अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वहां पर क्या मेंशन करना पड़ेगा लाइबिलिटी क्लॉज में, दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड if any on the shares held by them.
इन केस अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर आपको अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, जो भी हर पर्सन ने अंडरटेक किया है कि मैं इतना गारंटी, ये अमाउंट के लिए इतना गारंटी देता हूं, एंड वो अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल रहेगा टू द असेट्स while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? वाइंडिंग अप के टाइम पर गारंटी कंपनी में सबसे पहली चीज तो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर गारंटी का अमाउंट मंगाया जा सकता है। अब जब एक मेंबर कंपनी में है मेंबर, उस टाइम पर वाइंडिंग अप हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसको लाना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। अगर वो मेंबरशिप उसकी सीज हो गई है, खत्म हो गई है, और विद इन 1 ईयर उसके मेंबरशिप खत्म होने के बाद में कंपनी वाउंड अप हो रही है, तो भी उससे पैसा मंगाया जा सकता है। पर कौन सी चीजों के लिए, कौन सी लाइबिलिटीज के लिए? सिर्फ उन लाइबिलिटीज के लिए जो कि इनकर की गई थी जब वो मेंबर था, दैट इज वो 1 ईयर तक के टाइम जब वो मेंबर नहीं था तब तक की लाइबिलिटीज के लिए उससे पैसा नहीं मंगाया जा सकता। प्लस उसके अलावा और काय के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको? टू द कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। आपस में जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनका कुछ एडजस्टमेंट रहा, वाइंडिंग अप के चार्जेस वगैरह सबके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लॉज इज ऑथोराइज्ड कैपिटल या फिर कैपिटल क्लॉज, जिसमें क्या मेंशन किया जाता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या मेंशन किया जाता है आपका? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज या जो अपन इसको और क्या बोलते थे? नॉमिनल कैपिटल, राइट, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कब कैपिटल आपको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, 10 रुपए का एक शेयर, ऐसा मेंशन करके आपको कितने शेयर्स है वो सब कुछ यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। प्लस नंबर ऑफ शेयर्स विद द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु हैव अग्रीड टू टेक। जो शुरुआत में जो मेंबर्स बन रहे हैं उन्होंने कितने कितने शेयर्स लिए हैं, उनके नाम के साथ में मेंशन करना जरूरी है। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है तो नीड नॉट मेंशन दिस क्लॉज। एंड लास्टली द डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज। आखिरी में क्या करना पड़ेगा? एक एसोसिएशन क्लॉज डालना पड़ेगा, राइट। आखिर में लिखना पड़ेगा कि वी अग्री टू फॉर्म इनटू एन एसोसिएशन, ऐसा जो है एसोसिएशन क्लॉज, पूरी सब्सक्राइबर्स की सबकी डिटेल्स वगैरह वहां पर मेंशन करके लिखना पड़ेगा। एवरी सब्सक्राइबर शैल हैव एट लीस्ट 1 शेयर, राइट अगेंस्ट हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम। ओपीसी के केस में एक ही पर्सन रहेगा, वही डायरेक्टर, वही मेंबर, वही सब कुछ रहेगा। नाउ द मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए? मस्ट बी इन प्रिंटेड फॉन्ट। फॉन्ट की बात कर रहे हैं, प्रिंटेड मतलब प्रिंटेड फॉन्ट में, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड चाहिए, कंजिक्यूटिवली नंबर्ड, एंड कितने लोगों ने साइन करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7, प्राइवेट है तो एटलीस्ट 2, ओपीसी है तो एटलीस्ट, गवर्नमेंट है तो एटलीस्ट, राइट, लिमिटेड मतलब, प्लस in the presence of at least 1 witness who will attest the signatures। एक विटनेस भी वहां पर लगेगा। प्लस पर्टिकुलर अबाउट द सिग्नेटरीज, उनका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन मस्ट ऑल्सो बी एंटर्ड। अपने पास में अपने रेगुलर में तो देखा था, अभी है क्या? MOA ऐसा कुछ तो भी MOA दिखता है। फॉर्म नंबर INC 33 ऐसा कुछ तो भी पूरा प्रिंटेड इसमें शुरुआत में टेबल ABCD, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ये ऐसा प्रिंटेड इसमें है। थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, बट बाद में सब सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स एक्सेट्रा सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है।
नाउ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। एक कंपनी दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकती है क्या? बन सकती है। माइनर कैन नॉट बी सिग्नेटरी, माइनर जो है वो मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। गार्जियन हु सब्सक्राइब ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, उस केस में गार्जियन जो है वो पर्सनली मेंबर बना है ऐसा माना जाएगा। उसके अलावा बाकी कोई प्रोविजन, जैसा अपन ने बोला था डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वगैरह वाले शेयर से, वो सारी चीजें अगर कुछ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो इन द मेमोरेंडम, उनके क्या राइट्स रहेंगे, क्या चीजें। ऑब्वियसली मेमोरेंडम में कोई भी चीज आप कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं डाल सकते, राइट? अगर डाला तो इट वुड बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन पे बाद में आते हैं, पहले चलते हैं आर्टिकल्स। मेमोरेंडम क्या बोला अपन ने? मेमोरेंडम है ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या कैसे कितना काम कर सकती है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्ट्स है, क्या कर सकती है बेसिकली। बट वो चीजें करने के लिए इंटरनली क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, कैसे कर सकती है कंपनी, ये सब दिया जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर फ्रेम्ड टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स। मेमोरेंडम कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस, आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस। काइंड ऑफ जो आर्टिकल्स है वो मेमोरेंडम को एज अ बेस डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके, ठीक है बोले मेमोरेंडम ये बोलता ऐसा ऐसा ये इतना चीज कर सकते हो, कैसे करना है ये हम बताएंगे। आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम, they accept memorandum as the charter of incorporation and then define the duties, rights, powers of the governing body as between themselves and the company and the mode and form in which business is to be carried on. गवर्निंग बॉडी मतलब कौन बोल रहे हैं ये? It defines the duties, the rights and powers of the governing body. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी कौन रहती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एज बिटवीन देमसेल्व्स, बोर्ड में आपस में क्या रहेगा, एंड मोड एंड फॉर्म इन विच बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन। इंटरनल रेगुलेशन में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी मेड, कैसे क्या सारे रेगुलेशंस रहेंगे ये सब कुछ में बताया जाएगा। You're able to connect some things? Then, document containing the articles is the Magna Carta. Magna Carta मतलब एक बेस डॉक्यूमेंट ऐसा बोला जाता है मैग्ना कार्टा को। It's a term used for the very basic, very foundation document. Articles is the Magna Carta, is a business document to be construed strictly. उसके हिसाब से ही चीजें होनी चाहिए। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट एंड क्रिएट सर्टन राइट्स ऑब्लिगेशन बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी। अलग अलग केस लॉज में अलग अलग लाइंस जो है वो दी गई है। आर्टिकल जो है वो एक काइंड ऑफ बाय लॉज है कंपनी के लिए, जिसके हिसाब से डायरेक्टर्स, अदर ऑफिसर्स सब कोई अपने अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। प्लस एक ऑडिटर के लिए भी, क्योंकि वो ऑडिट करने वाला है कंपनी का, तो उसके लिए भी ये सारी चीजें जानना जरूरी है। आर्टिकल्स की क्या 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 रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से ही चीजें हुई है या नहीं, सब देखना जरूरी है। नाउ सेक्शन 5 सीक्स टू प्रोवाइड कंटेंट्स एंड मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन क्या बोलता है वो? अपने को जैसा मेमोरेंडम में स्पेसिफिक दिया गया था कि क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, वैसे ही आर्टिकल्स के लिए भी दी हुई है क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। अब यहां पर एकदम एग्जैक्ट स्ट्रिक्टली नहीं है, बट अपने को ओवरऑल पहले जनरल प्रोविजंस दी है, उसके बाद में बोला है कि हमने एक मॉडल दिया है आपको, ठीक है, उसके हिसाब से आप इंक्लूड करना है नहीं करना है वो आप देखो। आते हैं अपन उस पर। पहला, इट मस्ट कंटेन रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे क्या होगा, बिजनेस कंपनी कैसे क्या चलेगी, वो बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। रूल्स में आपको और कोई मैटर्स अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है कि ये चीजें भी आपके आर्टिकल्स में होनी चाहिए, कंपनी एक्ट ने बोला है या कोई और रूल्स ने बोला है, तो वो वाले।
प्लस एडिशनल मैटर्स, अगर कुछ नेसेसरी आपको लगते हैं कि ये रूल्स कंपनी के ये चीजें यहां पर होनी चाहिए तो वो भी डालना जरूरी है, एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. देन प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट, पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है. लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था इस पे. देखो एंट्रेंचमेंट, वापस एक बार बोलते हैं अपन, क्या बोलता है एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस. कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए नॉर्मली अगर ऐसा बोला गया है कि मेजॉरिटी से अगर डिसाइड हो जाएगी वो चीज, दैट इज मोर देन 50% अगर है उसके फेवर में, तो वहां पर डिसाइड हो जाएगी, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अगर इट्स लाइक कि आपको 75% से ज्यादा मेजॉरिटी लगेगी, तो ऐसे मैटर्स को बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन. और अगर आपको कोई मैटर्स के लिए ऐसा डालना है कि ये चीज चेंज या डिसाइड तभी होगी जब 75% से ज्यादा कोई एक परसेंटेज स्टेटेड उतनी मेजॉरिटी रहेगी तो ही ये चीज चेंज या फिर ये चीज अल्टर हो पाएगी, ऐसी अगर प्रोविजन डाली है तो इट इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट. अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि डायरेक्टर वुड बी अपॉइंटेड इफ मोर देन 50% वोट्स आर गिवन, तो इट वुड बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अगर ऐसा लिखा है कि डायरेक्टर वुड बी अपॉइंटेड इफ 75% मेजॉरिटी इज देयर, तो वी कैन से दैट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन. पर अगर उससे ज्यादा ऐसा दिया है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स 76%, 80%, 99% मेजॉरिटी, उस केस में देयर इज सेड टू बी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. Articles may contain entrenchment to the effect that specified provision may be altered only if conditions or procedures more restrictive than those in case of special resolution are met or complied with. मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन. देखो एंट्रेंचमेंट इंक्लूड कैसे किया जा सकता है. पहला तो जब आप कंपनी बना रहे हो तभी डाल दो, डाल दिया तो ठीक है. शैल बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन, नहीं तो अगर आपको बाद में कभी डालना है तो अमेंडमेंट करके डाल सकते हो आप. आर्टिकल्स में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि भाई ये आर्टिकल्स थे, अब हम इसको अमेंड करके एंट्रेंचमेंट डाल रहे हैं ये वाले मैटर के लिए. अब आर्टिकल्स अल्टर करने के लिए, एंट्रेंचमेंट डालने के लिए क्या, कौन सा रेजोल्यूशन या क्या पास करना पड़ेगा. अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको लगेगा क्या, अग्रीमेंट या कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स. और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन. मतलब एंट्रेंचमेंट डालने के लिए भी आपको क्या लगेगा, अग्रीमेंट बाय ऑल मेंबर्स, यूनानिमस अप्रूवल ऐसा अपन बोल सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. मोर देन 75, स्पेसिफिक 75, यस यस. मोर देन 50 मतलब आपको समझा क्या. देखो अपन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कोई एक मैटर के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, ऐसा कब बोलेंगे, जब वहां पर लिखा हो कि मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज 50% या उससे ज्यादा, 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए. अपन स्पेशल रेजोल्यूशन कब बोलेंगे, जब 75% एटलीस्ट वोट चाहिए. मतलब इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन में मेजॉरिटी विल बी कंसिडर्ड ओनली एट द काउंट ऑफ 75%. और एंट्रेंचमेंट में इससे ज्यादा कोई भी आप अपने हिसाब से परसेंटेज डाल सकते हो. आपने लिख दिया 88%, इट इज एंट्रेंचमेंट. 88% जब मेजॉरिटी होगी तभी वो मैटर को आर्टिकल्स में चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं.
ऑनलाइन गाइज ऑल्सो ये पॉइंट पे क्लियर है क्या सब? हाँ ऑब्वियसली मिनिमम आपको इतना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, 50 से तो ज्यादा ही लगेगा मेजोरिटी के लिए। एक बार वापस से इसको मैं समराइज कर रहा हूं। एंट्रेंचमेंट क्या बोलता है अपने को, पहले उसके लिए समझना जरूरी है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं अपन, अगर कोई भी मैटर को डिसाइड करने के लिए, या फॉर एग्जांपल एक अपन एग्जांपल लेते हैं कि आर्टिकल्स में कोई एक प्रोविजन है, आपको उसको चेंज करना है। अब वो चेंज करने के लिए अगर ऐसा लिखा है कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, इसका मतलब आपको मोर देन 50% का जो है लोगों का, मेंबर्स का वोटिंग लगेगा उसके फेवर में कि हाँ भाई बदल लो, ठीक है। अगर वहां पर लिखा है कि आपको ये वाली चीज बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, तो उस केस में 75% या उससे ज्यादा लोगों की वहां पर मेजोरिटी लगेगी आपको। पर आपको इससे भी ज्यादा अगर आपने स्ट्रिक्टर कोई प्रोविजन डाल दी कि भाई मेरे को ये मैटर तभी चेंज हो पाएगा जब 80% लोगों की मेजोरिटी कम से कम रहेगी, तो फिर इसको अपन बोलेंगे एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। हाँ पर वो अपन 75 से 80 के बीच में थोड़ी होगा, वो 80 के ऊपर ही होगा ना। हाँ अगर 75 से ज्यादा है, 77% है समझ लो, तो क्या फिर वो प्रपोजल पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वहां पर लिखा है आपको 80% चाहिए ही। तीनों साथ में मत देखो, या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या तो स्पेशल, या फिर एंट्रेंचमेंट, ऐसा तीनों अलग अलग है। हाँ कि आपको ये चीज बदलने के लिए इतने % मेजॉरिटी लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 20 लोग हैं, मैंने बोला संडे को क्लास रखना है या नहीं, ये जो मेजॉरिटी बोलेगा वो फाइनल, मतलब मैंने कौन सा रेजोल्यूशन बोला, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर मैं बोलूंगा 15 या उससे ज्यादा बच्चे की जो मेजॉरिटी जो बोलेगी वो अपन डिसाइड करेंगे, तो वो हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मैंने बोला कि सब लोगों ने बोलना पड़ेगा हाँ तभी मैं क्लास रख पाऊंगा, 19 नहीं, अगर 19 ने भी हाँ बोला, एक ने ना बोल दिया, तो मैं नहीं रख पाऊंगा क्लास, ऐसा मैंने 100% का डाल दिया, तो उस केस में वो एंट्रेंचमेंट हो जाएगा। जनरली 100% के लिए नहीं डालता है कोई, 99% वगैरह तक डालते हैं। मतलब मैं बोलूँ अगर कि 19 बच्चों की तो मेजॉरिटी मेरे को लगेगी तब ही मैं संडे को क्लास रखूंगा, तो फिर मैंने एंट्रेंचमेंट लगाया है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। आई विल डिसाइड ओनली व्हेन 19 स्टूडेंट्स अग्री। कंचर अभी समझा? ओके। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, जैसा आपने को मेमोरेंडम में फॉर्म्स दिया हुआ था वैसा ही आर्टिकल्स में भी फॉर्म दिए हैं, FGHIJ। मॉडल आर्टिकल्स, कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी रेगुलेशंस कंटेन इन मॉडल आर्टिकल्स। मॉडल एक दिया हुआ है आर्टिकल्स का कि एक स्टैंडर्ड मॉडल है, वैसा कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब देखो ये एक्ट के पहले बनी हुई कंपनी तो ठीक है, उन्होंने आर्टिकल्स बना लिया अपने हिसाब से या प्रीवियस कंपनी एक्ट के हिसाब से। ये वाली कंपनीज एक्ट में नहीं किया, इन्होंने कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है अपने को आर्टिकल्स का।
ऐसा ऐसा कुछ तो भी आर्टिकल्स दिखता है। क्या बोलते हैं वो, अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप यहां पर इंक्लूड कर लो। ये हमने स्टैंडर्ड आपको लिख करके दिया है सब मैटर। अगर आपको इसमें कुछ अल्टरेशन करना है तो इसको चेक कर दो और अल्टर कर लो। अगर आपको स्पेसिफिकली निकालना है तो आप निकाल भी, जैसे यहां पर चेक नहीं किया तो आपको एप्लीकेबल वो नहीं है। ऐसा आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा अगर आप ये वाली एक्ट में 2013 में रजिस्टर हो रहे हो तो। इन केस कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, insofar as the registered articles do not exclude or modify regulations contained in model articles, those regulations be the regulations of that company in the same manner and to the extent as if they were contained in duly registered articles. अगर आपने एक्सक्लूड नहीं किया तो हम समझ लेंगे कि ये चीज आपने एक्सेप्ट कर ली है, जैसा मॉडल है वैसा पूरा सारी चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली है। नाउ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव, मेमोरेंडम क्या बताता है कि क्या कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या कर सकती है। आर्टिकल्स क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कैसे कर सकती है, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे क्या होना चाहिए, ये सब बताती है। मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स कि हमारा एक कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ में कैसा क्या रिलेशन। बट आर्टिकल्स क्या बताता है, बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। अल्टरेशन, मेमोरेंडम कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। मेमोरेंडम को चेंज करना इतना आसान नहीं रहता, उसके लिए प्रॉपर आपको परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल वगैरह अथॉरिटीज जो है उनकी रिक्वायर्ड रहती है। बट आर्टिकल्स सिंपली कैन बी अल्टर्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। देन अल्ट्रा वायर्स, जो भी एक्ट्स बियॉन्ड द मेमोरेंडम की जाती है वो क्या रहेगी, अल्ट्रा वायर्स या वॉइड। वो सारे शेयर होल्डर्स मिल करके भी यूनानिमस कंसेंट से भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। एक्ट अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को ही अमेंड करके आप रेटिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड मेमोरेंडम के बाहर की वो ना हो। लास्ट वाला अल्ट्रा वायर्स ना, एक बार अपन डॉक्ट्राइन ये करते हैं फिर वापस से उस पर आते हैं, आपको एक अच्छे से समझेगा। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है डॉक्ट्राइन, इसमें दो है एक्चुअली, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दूसरा है इंडोर मैनेजमेंट, और एक तीसरा डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन मतलब क्या, बेसिकली प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ एक रूल। पहले समझते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि पब्लिक डोमेन में ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, कोई भी रजिस्ट्रार को फीस दे करके ये देख सकता है। अगर आप कंपनी से डील कर रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स देख लेना चाहिए। आपने देखा या नहीं देखा डजेंट मैटर, बट हम ये मान लेंगे, लॉ ये मान लेगा कि आपने वो देखा है। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इन शॉर्ट। Memorandum and articles, when registered with the registrar, become public documents. They are available for inspection to any person on a nominal fees. So it is a duty of every person dealing with the company to inspect and make sure it is in conformity with their provisions. But whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the documents. This kind of presumption or implied notice is called doctrine of constructive notice. Whether a person reads or not, he is presumed to have knowledge of it. सिर्फ उसने देखा है ऐसा नहीं माना जाएगा, उसने देखा है, उसने समझ लिया है उसकी सारी चीजें, ऐसा मान लिया जाएगा। सिर्फ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ही नहीं, उसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर रजिस्ट्रार के साथ में
आप रजिस्टर करते हो, कोई कंपनी जो है, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में बेसिकली, पब्लिक डोमेन में बेसिकली जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो हम ऐसा मान लेंगे कि सब लोगों ने देखे हुए है, जो भी कंपनी के साथ में डील कर रहा है ना। दूसरा डॉक्ट्राइन इससे रिलेटेड क्या है अपने पास में, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। नाउ हियर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है, अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर्स, ठीक है। अब बियॉन्ड पावर्स वाली चीज में क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम के बाहर की गई हर एक चीज क्या रहेगी, कंपनी के अल्ट्रा वायर्स रहेगी। मेमोरेंडम में अपने को दिया था कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, राइट। कंपनी ने उसके बाहर की कोई भी चीज की तो वो एक्ट क्या रहेगी, वॉइड रहेगी। थर्ड पार्टी ने कंपनी के साथ में डीलिंग किया, जिस चीज में कंपनी डील नहीं कर सकती थी। अब क्या थर्ड पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा बोल सकता है क्या कि भाई कंपनी ने एंटर कर लिया अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने पहले देखा था, हमने ये माना है कि उसने पहले ही मेमोरेंडम देखा है, उसको पता है कि कंपनी ये चीज नहीं कर सकती, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो इट विल बी, मतलब लॉ जो है उस पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं देगा। सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स, applicable only to the acts done in excess of the legal powers. This law presupposes that the powers in their nature are limited. It is a fundamental rule of company law that the objects can be departed from only to the extent permitted. वो उन्होंने उल्टे लैंग्वेज में लिखा है, उन्होंने बोला है कि ऑब्जेक्ट्स से बाहर का आप काम सिर्फ उतना ही कर सकते हो जितना कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया है। दैट इज टू से जनरली आप ऑब्जेक्ट्स के बाहर का काम नहीं कर सकते, नो फर्दर। इसीलिए एनी एक्ट डन और एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बियॉन्ड द पावर्स नॉट ओनली ऑफ डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन लॉ, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। एग्जाम्पल एक बार क्विकली इसका देखते हैं। मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड को गुड्स बेचा। कौन से गुड्स बेचा, इसने बेचा फॉर एग्जांपल लैपटॉप। अब कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कि कंपनी कैन नॉट डील इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, या फिर ऐसा लिखा था कि कंपनी कैन डील ओनली इन क्लोथिंग, अदर देन दैट कंपनी कैन नॉट डील इन एनीथिंग। अब ए ने तो लैपटॉप बेच दिया कंपनी को, यहां पर कोई डायरेक्टर्स जो बैठे थे वो भी बदमाश थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब पैसे लेने की बारी आई, यहां से डायरेक्टर्स बोले हम पैसे नहीं देंगे। ए गया कोर्ट में, क्या कोर्ट में वो पैसे क्लेम कर सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकता, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनी ने जो किया बात की बात है, आपने कंपनी के साथ में ट्रांजैक्शन किया है, आपने हम ये प्रिज्यूम करेंगे लॉ में कि आपने मेमोरेंडम देखा है, आपने देखा है इसका मतलब आपको पता है कि कंपनी लैपटॉप में डील नहीं कर सकती, फिर भी आपने बेचा है। अब वो आपकी गलती है, हम आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। Impact is that a company can neither be sued on an ultra wires transaction nor can it sue on it. ना तो कंपनी पर केस किया जा सकता है ऐसी चीजों के लिए, ना ही कंपनी दूसरों पर केस कर सकती है। And when one deals with the company, he is deemed to have knowledge about the powers of the company. अब देखो श्रुति, स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, वो जो पॉइंट था, 3 टाइप के एक्ट्स होते हैं। एक होता है अल्ट्रा वायर्स द कंपनी या एमओए, मेमोरेंडम। एक होता है अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, एक होता है अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
ठीक है। अगर आपने कंपनी के पावर के बाहर की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पावर के जो पावर दी है मेमोरेंडम ने, उसके बाहर की कोई भी चीज करी है, वो तो कंप्लीटली अल्ट्रा वायर्स ही रहेगी, उसमें रैटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, उसको आप गुड नहीं बना सकते, इट कैन नॉट बी मेड गुड, रैटिफिकेशन पॉसिबल ही उसमें नहीं है। नाउ दूसरा, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट है जो कि इंट्रा वायर्स है कंपनी के, इंट्रा वायर्स मतलब विद इन द पावर्स, कंपनी में बोला गया था कि आप लोन ले सकते हो, बट इंटरनल रूल क्या बनाया गया था कि एक डायरेक्टर सिर्फ 50 लाख तक का लोन ले सकता है कंपनी के लिए, 50 लाख के ऊपर का लोन लेने के लिए उसको दूसरे डायरेक्टर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब एक डायरेक्टर था मिस्टर चालू, उसने क्या कर लिया, 75 लाख का लोन अकेले ने ही ले लिया। दिस इज व्हाट अल्ट्रा वायर्स द पावर्स ऑफ डायरेक्टर। वैसे देखा जाए तो ये क्या है, वैलिड है क्या ये एक्ट? नहीं है, बट यहां पर नहीं, क्या ये एक्ट को रैटिफाई किया जा सकता है। जनरल मीटिंग में, कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है जहां पर सारे मेंबर्स आते हैं, वहां पर ऐसा बोला जा सकता है कि भैया देखो, डायरेक्टर की ये पावर नहीं थी बट उसने इससे ज्यादा काम कर लिया, क्या करना है इसको, इसको माफ करना है क्या, इसको अलाउ करना है क्या? अगर मेंबर्स ने बोला ठीक है, डायरेक्टर ने कर लिया, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो इट इज वैलिड। तीसरी चीज होती है अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स। आपके मेमोरेंडम में वो चीज करने की पावर थी। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला था कि आपकी कंपनी जो है आपके ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए खर्चा वगैरह कर सकती है, हर कोई कंपनी कर सकती है वो तो, पर आर्टिकल्स में लिखा था कि आपको मेंटेनेंस में अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो आपको 3 कोटेशन मंगाने पड़ेंगे या 4 कोटेशन मंगाने पड़ेंगे, 4 लोगों से इंक्वायरी करनी पड़ेगी और जो लोएस्ट रहेगा ना उसके हिसाब से आपको उसको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। अब गलती से क्या हुआ, यहां पर सिर्फ 3 लोगों को ही कोटेशन गए और उसमें से ही अलॉट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आइडियली तो ये रूल्स के खिलाफ है, इंटरनल रूल्स के खिलाफ है, बट ये वाला एक्ट ऑल्सो कैन बी रैटिफाइड। ये कैसे रैटिफाई करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बाय अल्टरिंग द आर्टिकल्स। क्या बोलते हो, आर्टिकल्स में लिखा था ना आपके 4 कोटेशन, एक काम करो ना, आर्टिकल्स को ही अमेंड कर दो, आर्टिकल्स में मिटा करके 4 की जगह 3 कोटेशन लिख दो, राइट? और उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एंड दैट वे इट कैन बी मेड इंट्रा वायर्स। अब पढ़ते हैं वो वाला पॉइंट वापस से। Acts done by the company beyond the scope of memorandum are ultra wires and void. It cannot be ratified even by the unanimous consent of all shareholders. But act which is ultra wires the articles can be ratified by special resolution provided they are not beyond the memorandum. Got it? Online guys. ओके, वही यहां पर वापस लिखा है, एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी कैन नॉट बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स द शेयर होल्डर्स कैन रैटिफाई इट, बट अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल्स एंड मेक इट गुड। अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स है, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स है, तो इट कैन बी रैटिफाइड, इट कैन बी मेड गुड। अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है तो वो वॉइड का वॉइड ही रहेगा। ना चलो एक केस लॉ देखते हैं बस क्विकली। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऋषि।
यहां पर क्या हुआ था, एक कंपनी थी एशबरी रेलवे कैरेज, एक पर्सन था ऋषि। ऋषि के पास में नहीं गया, एक अप्रूवल था बेल्जियन गवर्नमेंट का। बेल्जियन गवर्नमेंट ने उसको क्या किया था, पटरी बिछाने का लाइसेंस दिया था। बोले पूरे देश में तू पटरी बिछा सकता है। ऋषि खुश खुश तो हो गया, बट उसके पास में पैसे नहीं थे। वो आया एशबरी वालों के पास, कंपनी के पास, उनको पूछा कि मेरे पास ये लाइसेंस है कंपनी ये बिछाने का, क्या तुम लोग मेरे को इसके लिए पैसा दोगे, क्या ये इसको तुम फाइनेंस करोगे, अपन बाद में आपस में बांट लेंगे जो भी प्रॉफिट हो। एशबरी ने पहले क्या बोला, ओके डन, ठीक है। सब कुछ हो गया, अप्रूवल वगैरह हो गया। उनके शेयर होल्डर्स जो थे, वो शेयर होल्डर्स ने भी रैटिफाई कर दिया मीटिंग में। बाद में यहां के डायरेक्टर्स को, बस काम चालू होने वाला था, जब डायरेक्टर्स को क्या ध्यान में आया, अरे गलती हो गई, ये चीज तो अपने क्या है, मेमोरेंडम के पावर के बाहर है, अपन ये चीज नहीं कर सकते। उन्होंने ऋषि को बोला भैया सॉरी, हम लोग जो है ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इट इज अल्ट्रा वायर्स। अब वहां पर मेमोरेंडम जब देखा गया ना, तो उसमें ऐसा ये चीजें लिखी हुई थी कि मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इज टू मेक सेल लैंड हायर रेलवे कैरेजेस वैगन्स, टू परचेज, थर्ड पॉइंट, टू परचेज लीज सेल वर्क माइंस, टू परचेज सेल मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल टिम्बर मेटल्स एक्सेट्रा। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा था, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ऋषि ने क्या बोला कि आपके मेमोरेंडम में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा है ना, इसका मतलब सारे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग फाइनेंस वर्क वाले भी आ जाते हैं, आप लोग फाइनेंस का काम भी कर सकते हो। प्लस आपके कंपनी ने रैटिफाई कर दिया है, शेयर होल्डर्स ने, आपके कंपनी ने रैटिफाई भी कर दिया है, तो अब आप मना नहीं कर सकते, आपको यह करना ही पड़ेगा। कंपनी बोले हम नहीं करेंगे, दोनों गए कोर्ट में। कोर्ट में क्या डिसाइड हुआ, ऋषि ने यही बोला कि बोले जज साहब देखो, इनके इसमें जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा है तो ये सारे काम कर सकते हैं। जज साहब ने क्या बोला, भाई साहब सुनिए, ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, इसके पहले क्या लिखा हुआ है वो भी देखो जरा। टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, इट इज इन रिलेशन टू दिस वर्क। अगर आप जैसा मीनिंग बोल रहे हो वैसा मीनिंग दे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, तो फिर तो कंपनी कुछ भी कर सकती है, फिर तो मेमोरेंडम बनाने का मतलब ही क्या है, ऑब्जेक्ट्स देने का मतलब ही क्या है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में सब कुछ नहीं आता, बोले कुछ भी मत बोलो, ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स वाले काम ही उससे रिलेटेड आएंगे। तो मतलब क्या है, वो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है। दूसरी बात बोले, बोलो आपकी क्या दलील है, बोले उनके शेयर होल्डर्स ने रैटिफाई किया, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, क्या रैटिफिकेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो तुमको फाइनेंस नहीं करेंगे। पूरा it was held that contract was null and void. General contractors was associated with mechanical engineers. It cannot become intra wires by reason of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay, ratification, किसी भी तरीके से उसको ratify नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट में उन्होंने बस ये बोला है, द होल पोजीशन कैन बी समड अप एज, वही जो अपन ने 3 पॉइंट बोले ना, अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, वही तीनों पॉइंट यहां पर लिखे। एक्ट्स विच आर नॉट ऑथोराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज, भले ही लीगल हो बट ऑब्जेक्ट क्लॉज ने मना किया है ना, दे आर सेड टू बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, दे आर नल एंड वॉइड। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी cannot be ratified even by unanimous consent of all the shareholders. सारे शेयर होल्डर्स मिल करके भी उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। अगर अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स है तो, इंट्रा वायर्स द कंपनी है, कंपनी ने मेमोरेंडम ने अलाउ किया है बट डायरेक्टर्स ने अपने पावर के बाहर का कुछ काम किया है, तो इट कैन बी रेटिफाइड बाय मेंबर्स थ्रू अ रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। और अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स अगर है, intra wires the company subject to that can be ratified by altering special resolution at a general meeting.
जनरल मीटिंग में बेसिकली उन्होंने ऐसा बोला है, जनरल मीटिंग में मेंबर चाहे तो नॉर्मली, फिर ऑर्डिनरी ऐसा समझ सकते हैं अपन। देखो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड नहीं, क्या आपको अपने को प्रोविजंस दी हुई नहीं है, अपने सिर्फ अपन नॉलेज के लिए यहाँ पर समझते हैं, तो उस पर मतलब डोंट स्ट्रेस, उस पर मतलब क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, बट अपने को डेफिनेटली पता होना चाहिए थोड़ा बेसिक। ठीक है, अभी आखिरी में वो छोटी सी और ये बोलते हैं कि वो मतलब जो ये डॉक्ट्राइन दिया हुआ है कि आप अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स ये कर सकते हो, अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम नहीं कर सकते, वो सिर्फ बोले इट्स अ न्यूसेंस, क्योंकि आजकल जो है हर कोई मेमोरेंडम भी अल्टर कर लेता है और फिर वापस से नया काम कर लेता है, तो सिर्फ वो प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका जो इफेक्ट देना, उसका मतलब मेन मोटिव जो था वो तो उसको लोग बाईपास कर रहे हैं मेमोरेंडम को चेंज कर करके, तो इट्स जस्ट अ न्यूसेंस, इट इज बेटर कि अलाउ कर दिया जाए, कभी अगर जरूरी है, कोई अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास में तो ऑब्जेक्ट के बाहर भी होना चाहिए, जस्ट एक ऐसा ओपिनियन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्लास में नहीं हुआ अपना